So we'll very quickly revise what we have learned in the last session. बहुत fast revision होगा क्योंकि we have spent a lot of time in basics. तो हमने last lecture में sound chapter start किया था. I will just very quickly revise. So if you remember, sound is nothing but longitudinal wave. Or longitudinal wave requires a material medium for its propagation. So sound is a longitudinal wave which requires a medium to travel from one point to another. फिर हमने देखे थे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स. इफ यू रिमेंबर हमने टाइप्स ऑफ वेव्स देखा था, अगर याद होगा तो. पहला था मैकेनिकल वेव, है ना. तो पहला था मैकेनिकल वेव. अ वेव विच रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन इज नोन एज मैकेनिकल वेव. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया था कि वाटर के सरफेस पे अगर आपने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया तो वाटर के सरफेस पे जो वेव बनते हैं, दोज वेव ट्रैवल थ्रू वाटर, मतलब दे रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, सो दे आर मैकेनिकल वेव. साउंड वेव रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम, दैट इज अ मैकेनिकल वेव. अब मैंने एक स्ट्रिंग लिया, रस्सी लिया, उसको स्ट्रेच किया और उसमें डिस्टरबेंस पास किया, मतलब वेव पास किया, तो इट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम. तो वेव्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग आर आल्सो मैकेनिकल वेव. सिस्मिक वेव सुना है क्या? सिस्मिक वेव्स, जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थ के अंदर से अर्थ के सरफेस तक जो वेव ट्रैवल होते हैं उसको बोलते हो सिस्मिक वेव. सिस्मिक वेव्स आर आल्सो मैकेनिकल वेव्स बिकॉज दे रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम. नंबर 2, then we have seen which type of waves? Electromagnetic waves, EM waves. The waves which are produced due to vibrations of electric and magnetic fields are known as electromagnetic waves. Or in case of electromagnetic waves, you have three important directions. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, these three are mutually perpendicular to each other. Then the third type of waves were matter waves. The waves associated with moving objects are known as matter waves. इसके बाद हमने देखा था कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द वेव्स. जितने भी टाइप्स ऑफ वेव की बात कर रहे हैं उन सबके कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज थे. सो वी हैव वेंट थ्रू कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स. कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स. वैसे इन तीन टाइप्स के अलावा दो और टाइप है जिसको आप बोलते हो प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव. प्रोग्रेसिव वेव इज अ वेव व्हिच ट्रैवल्स कंटिन्यूअसली इन अ गिवन मीडियम इन अ गिवन डायरेक्शन. और स्टेशनरी वेव होता है स्टैंडिंग वेव व्हिच डज नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. वो भी हम देखेंगे आगे. बट देन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो थ्रू सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव. सबसे पहला प्रॉपर्टी था एम्पलीट्यूड. डू यू रिमेंबर व्हाट इज एम्पलीट्यूड? The maximum displacement of the particle of the medium through which the wave is propagating from its mean position. Mean मतलब रेस्ट पोजीशन, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या बोलोगे? एम्पलीट्यूड. सो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव इज प्रोपगेटिंग मेजर्ड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन. इसको डिनोट करते हैं ए से. क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये लेंथ हो गया, तो इसका डायमेंशन हो गया L⁻⁴ और ऐसा यूनिट था मीटर. इसके बाद हमने देखा था वेवलेंथ. वेवलेंथ देखा था ना इसके बाद? यस, पक्का. वेवलेंथ, the distance between two successive crests or two successive trough, or the distance between two successive points which are in the same state of oscillation is known as wavelength. इसके बाद हमने देखा था, if you remember, period. क्या था? Period. The time taken by the particle of the medium to complete one oscillation is known as period. The time taken by the particle of the medium through which the wave is propagating, क्योंकि जिस मीडियम से वेव प्रोपोगेट होता है उस मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं. तो जिस मीडियम से वेव प्रोपोगेट कर रहा है उस मीडियम के जो पार्टिकल्स है उनको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगेगा उसको क्या बोलोगे? पीरियड. द टाइम टेकन by the particle of the medium through which the wave is propagating to complete one oscillation is called as period. फिर हमने देखा था फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी अगर याद होगा तो क्या था? फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. एक सेकेंड में पार्टिकल ऑफ द मीडियम कितनी बार ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है उसको क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय ईदर स्मॉल एन और एफ. और अगर आपको याद होगा मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी इज आल्सो डिफाइंड एज 1/1 लैम्डा. गलत बोल दिया मैंने, लिखा तो तुमने गलत बोल दिया. 1/टाइम पीरियड.
फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। थोड़ा फास्ट हो रहा है तो स्लो कर देता हूँ। जिस मीडियम में से वेव प्रोपोगेट हो रहा है उसके पार्टिकल क्या करते हैं, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगा उसको क्या बोलते हो, टाइम पीरियड। एक सेकेंड में जितने भी ऑसिलेशंस कंप्लीट हो गए उसको क्या बोलते हो, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव इज प्रोपोगेटिंग पर यूनिट टाइम, मतलब पर सेकेंड, इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। या तो फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ऐसा क्यों, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, वापस बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑसिलेशन के लिए अगर हाफ सेकेंड लगा, हाफ, तो एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो गए, दो। हाफ मतलब 1/2। तो इफ टाइम पीरियड इज 1/2, फ्रीक्वेंसी इज 2। इफ टाइम पीरियड इज 1/4, फ्रीक्वेंसी इज 4। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसके बाद हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर डबल पीरियोडिसिटी। इसके बाद हमने देखा था डबल पीरियोडिसिटी, और ये डबल पीरियोडिसिटी आज या कल के लेक्चर में हमको वापस काम में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पीरियोडिक मतलब समथिंग विच रिपीट्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक। अब समथिंग विच रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब हर बार सेम टाइम के बाद कोई चीज रिपीट हो रही है उसको बोलते हो पीरियोडिक इन टाइम। अगर कोई चीज इक्वल डिस्टेंस के बाद रिपीट हो रही है उसको बोलते हो पीरियोडिक इन स्पेस। So anything which repeats itself again and again is called as periodic. Is called as periodic. अब पीरियोडिक दो टाइप में होता है। एक होता है पीरियोडिक इन टाइम, मतलब कोई चीज अगर अपने आप को हर बार इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे उसको बोलते हैं पीरियोडिक इन टाइम। अगर कोई चीज अपने आप को इक्वल डिस्टेंस के बाद रिपीट करे उसको बोलते हो पीरियोडिक इन स्पेस। तो इफ यू लुक एट द वेव, नॉट ओनली लुक, यू हैव टू इमेजिन, ये एक रिजिड सपोर्ट का एक वॉल है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा दिया, रस्सी, राइट, और मैंने एक एंड को अप एंड डाउन मूव किया, अप एंड डाउन। तो जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको तुम बोलते हो वेव। नाउ इफ यू सी एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, किसी भी एक पोजीशन पे, मान लो यहाँ पे ये एक पार्टिकल है, राइट, एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, मतलब किसी एक फिक्स पोजीशन पे तुमने यहाँ लिया, ओके, तुम कहीं और लेते तो भी चलता, यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, कहीं भी एक ले लो, एट अ फिक्स पोजीशन। ये पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन इज अ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि हर बार सेम टाइम के बाद पार्टिकल वहीं आने वाला है कि नहीं, राइट। तो ये जो वेव है इट इज पीरियोडिक इन टाइम, क्योंकि ये वेव जिस मीडियम से पास होता है उसके पार्टिकल्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन, मतलब दिस मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। At a given position, the particles are performing periodic motion, which means कि हर बार सेम टाइम के बाद पार्टिकल को वहीं जाना है, हर बार सेम टाइम के बाद, इसलिए पीरियोडिक इन टाइम। अगर आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देख रहे हो तो ये चीज बहुत अच्छे से सुन लो, दो दो पैरामीटर है, एक है पोजीशन और एक है टाइम, एक है पोजीशन एक है टाइम, एक है पोजीशन एक है, दोनों में से पहले एक को कांस्टेंट करो, पोजीशन को कांस्टेंट कर दिया। पोजीशन को कांस्टेंट करना मतलब पोजीशन फिक्स हो गया, कोई तो एक पोजीशन ले ली मैंने, अभी क्या चेंज हो रहा है, टाइम। तो एट अ फिक्स पोजीशन ये पार्टिकल हर बार सेम टाइम के बाद कहाँ आ रहा है, सेम जगह पे, मतलब इसका जो मोशन है वो क्या है, पीरियोडिक इन टाइम है, बराबर, राइट। तो जब वेव पास होता है मीडियम में से तो पार्टिकल्स पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करते हैं, तो दे कम बैक टू द सेम पोजीशन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। पहले क्या कांस्टेंट किया था तुमने, पोजीशन, क्या चेंज किया था, टाइम, अब उल्टा कर दो, अब टाइम कांस्टेंट रखो। टाइम कांस्टेंट रखने का मतलब होता है कि तुम इस वेव को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देख रहे हो। वैसे बाय द वे ये भी याद रखना, वेव ऐसा दिखता ही नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन मूव होते रहते हैं। और मैंने फोटो निकाल लिया, तुम खुद का फोटो निकालते हो ना, वो एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है कि नहीं। लास्ट ईयर में घूमने गया था, फोटो टिक, उस इंस्टेंट पे वैसा का वैसा दिखता है कि नहीं, हर बार दिखता है ना। अरे फोटो निकाला, जो फोटो तुमने 2 साल पहले निकाला था तो आज भी वैसे दिखता है कि नहीं, हाँ दिखता है ना वैसा।
बचपन में निकला था तो छोटे दिखते हो ना, कि तुम्हारी एज के साथ फोटो में भी बड़े हो रहे हो तुम, नहीं होता है ना। तो ये जो वेव ड्रॉ किया है मैंने, ये दिस वेव इट इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये पार्टिकल अपनी जगह पे रुकने ही नहीं वाले, वो वाइब्रेट होते रहने वाले हैं। तो मैंने जब ऐसा वेव ड्रॉ किया, मतलब दिस इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब कौन कांस्टेंट है? टाइम। अब तुम देखो, हर बार सेम डिस्टेंस के बाद तुमको क्रेस्ट दिखेगा, या फिर हर बार सेम डिस्टेंस में तुमको ट्रफ दिखेगा। तो यहाँ पे जो वेव का शेप है वो खुद को इक्वल डिस्टेंस के बाद रिपीट कर रहा है। तो दिस इज पीरियोडिक इन स्पेस। तो वेव मोशन इज डबली पीरियोडिक इन नेचर बिकॉज इट इज पीरियोडिक इन टाइम एज वेल एज पीरियोडिक इन स्पेस। अब ये भूलना नहीं, तो क्योंकि अभी हमको आज या कल जैसे टाइम मिलेगा वैसे हम लोगों को इस वेव को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। वो तब पॉसिबल होगा जब तुमको ये पता होगा। क्या पता होगा? वेव इज डबली पीरियोडिक बिकॉज इट इज पीरियोडिक इन टाइम एज वेल एज पीरियोडिक इन स्पेस। फिर हमने देखा था द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या? फेज डिफरेंस। वो मैं बाद में आता हूँ, पहले आएंगे वेलोसिटी पे। वेलोसिटी इज सिंपल, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। डिस्टेंस मैंने ये भी बताया था आपको, याद होना चाहिए, भूल जाते हो सब, तो याद रखो। सपोज मेरे पास एक वेव है, वेव एक मीडियम से पास हो रहा है, उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? ऑसिलेशन। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, यहाँ तक आया, एक चक्कर खत्म। ये एक चक्कर खत्म करने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसको क्या बोलते हो? टाइम पीरियड। क्या बोलते हो? तो देखो टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, पार्टिकल अगर पॉजिटिव मैक्सिमम से स्टार्ट कर रहा है तो मीन पे जाएगा, फिर कहाँ पे आएगा? नेगेटिव मैक्सिमम, फिर कहाँ जाएगा? मीन, फिर कहाँ जाएगा? पॉजिटिव मैक्सिमम। एक राउंड खत्म हो गया। यस। अब सिर्फ इसको ऐसा इमेजिन करो, कहाँ से स्टार्ट हुआ? पॉजिटिव एक्सट्रीम, कहाँ पे आया? मीन, फिर कहाँ आया? नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर कहाँ आया? फिर कहाँ आया? तो मैं इसको ऐसा इमेजिन करूँ या ऐसा इमेजिन करूँ, एक ही बात है कि नहीं? तो एक टाइम पीरियड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? क्रेस्ट टू क्रेस्ट। व्हाट इज क्रेस्ट टू क्रेस्ट? What is crest to crest distance called as? So in one time period, we say that the wave has traveled a distance of one wavelength. बराबर। तो डिस्टेंस कितना? लैम्डा। टाइम कितना? टाइम पीरियड, क्योंकि उतने ही टाइम में पार्टिकल ने क्या कंप्लीट किया? एक ऑसिलेशन। जितने टाइम में पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है उतने टाइम में वेव कितना आगे जा रहा है? लैम्डा। जितने टाइम में वेव वन वेवलेंथ आगे जा रहा है उतने टाइम में पार्टिकल कितना चक्कर लगा रहा है? वन ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड इज कैपिटल टी। व्हाट इज 1/t? फ्रीक्वेंसी। तो v इक्वल्स टू क्या आ गया? एन लैम्डा। फिर हमने जो लास्ट देखा था वो फेज एंड फेज डिफरेंस। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेज एंड फेज डिफरेंस। सबसे पहले कोई भी पार्टिकल का जो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन होता है दैट इज गिवन बाय फेज। व्हाट इज फेज? फेज इज द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ ऑसिलेशन? यू सी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान दो यहाँ पे। एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हर एक पार्टिकल सेम जगह पे नहीं है। कोई अपने मीन पे है, कोई थोड़ा सा मीन से ऊपर है, कोई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है पॉजिटिव साइड पे, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है। तो हर एक पार्टिकल सेम जगह पे तो नहीं है ना? तो हर एक पार्टिकल का स्टेट ऑफ ऑसिलेशन सेम है क्या? नहीं। कोई मीन पे है, कोई कहीं पे है, कोई पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, कोई नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, कोई पॉजिटिव से नीचे की तरफ आ रहा है, कोई नेगेटिव से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा है कि नहीं? तो हर एक पार्टिकल का स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इज नॉट सेम। तो हमको पता करना है कि पार्टिकल का स्टेट ऑफ ऑसिलेशन क्या है। तो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय फेज। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय फेज। फेज डिफरेंस बाद में देखेंगे, पहले फेज समझ लो अच्छे से। तो फेज मतलब क्या? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल। व्हाट इज फेज? इट इज स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल, राइट? एंड दिस स्टेट ऑफ ऑसिलेशन या फिर फेज इज गिवन बाय थ्री थिंग्स। To describe the state of oscillation, मतलब to describe the phase of oscillation, you need three things: displacement, direction of velocity and number of oscillation. तो phase हमको तीन चीजें बताता है। एक है displacement,
दूसरा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और तीसरा क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। गुड। तो स्टेट of oscillation या phase of oscillation of a medium of a particle of the medium is given by three things: displacement, directional velocity and number of oscillation। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था, मैं वापस बता देता हूँ। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, हमने अगर वेव को, सपोज हम वेव को लेफ्ट से राइट प्रोपोगेट कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट, तो ये जो पार्टिकल है ये हमेशा से वहां नहीं था। एक्चुअली हर एक पार्टिकल कहाँ था, mean position. So every particle was at its mean position before the disturbance came. Disturbance मतलब wave. तो disturbance आने से पहले हर एक पार्टिकल अपनी अपनी रेस्ट पोजीशन पे था, जिसको बोलते हैं मीन पोजीशन। अब जैसे डिस्टर्बेंस आया, एक एक करके पार्टिकल से स्टार्ट वाइब्रेटिंग। लेफ्ट के पार्टिकल पहले वाइब्रेट होंगे और राइट वाले बाद में, क्योंकि डिस्टर्बेंस कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट से राइट। जब तक पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पे होते हैं हम उनको बोलते हैं जीरो एंगल। कितना एंगल, कितना एंगल, कितना एंगल, जीरो। जैसे ही पार्टिकल अपने मेन से राइट साइड पे गया, मतलब पॉजिटिव साइड पे गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गया, मतलब पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑन द पॉजिटिव साइड, इसको बोलते हैं पाई बाय 2 एंगल। कितना एंगल, कितना एंगल, और वापस मीन पे आया तो कितना, पाई बाय 2। फिर नेगेटिव साइड पे गया और पाई बाय 2, फिर वापस यहाँ पे आया और एक पाई बाय 2। तो ये जीरो है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, पाई 2 पाई नहीं, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, पाई, और प्लस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, और प्लस पाई बाय 2 2 पाई। करेक्ट। जीरो से 2 पाई के बीच में पार्टिकल का अगर फेज हो, मतलब एंगल हो। अब बोलोगे एंगल की जरूरत क्या है, देखो मैं वापस बता रहा हूँ कि हम हर बार बोलेंगे क्या, पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, पार्टिकल का ऑसिलेशन कितना है। तो हमको बार बार बताना पड़ेगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब कहाँ है, मैक्सिमम पे है, मिनिमम पे है। फिर बताना पड़ेगा ऊपर जा रहा है मीन के कि नीचे जा रहा है मीन के। फिर बताना पड़ेगा उसका पहला ऑसिलेशन है कि 10,000 ऑसिलेशन है। इसके लिए हम लोग एक एंगल एसोसिएट कर देते हैं जिसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं, जीरो फेज, मतलब पार्टिकल इज स्टिल एट इट्स mean position, it will start its first oscillation now. Pi by 2 मतलब the particle is in its first oscillation at the positive side, positive extreme, and will go down. Pi मतलब the particle is again at its mean position, लेकिन उसका आधा चक्कर कंप्लीट हो गया, it will go below the mean position. 3 pi by 2 मतलब it is at its negative extreme, बराबर, राइट, इन इट्स फर्स्ट ऑडिशन। और कहा जाएगा ऊपर। 2 पाई मतलब एक राउंड खत्म, दूसरा राउंड चालू होगा। तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2 दैट इज 5 पाई बाय 2। द पार्टिकल इज अगेन एट पॉजिटिव एक्सट्रीम। 2 पाई प्लस पाई बाय 2 यहाँ पे था प्लस पाई बाय 2, 3 पाई। 3 पाई मतलब पार्टिकल वापस कहाँ पे है, मीन पे है, कहाँ जाएगा, नीचे। तो 3 पाई प्लस पाई बाय 2 7 पाई बाय 2। पार्टिकल कहाँ है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, मतलब एम्पलीट्यूड इज माइनस ए इन दिस केस, माइनस ए लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट माइनस ए लिखोगे, कहाँ जाएगा आप, ऊपर। 7 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 मतलब 8 पाई बाय 2 मतलब कितना, 4 पाई। तो दो ऑसिलेशन कंप्लीट हो गए। 0 से 2 पाई फर्स्ट ऑसिलेशन, 2 पाई से 4 पाई सेकंड ऑसिलेशन, 4 पाई टू 6 पाई थर्ड, 6 पाई टू 8 पाई फोर्थ, 8 पाई टू 10 पाई फिफ्थ। करेक्ट। ये हो गया फेज का इंफॉर्मेशन। व्हाट इज फेज डिफरेंस, जब तुम दो पार्टिकल्स को कंपेयर करते हो कैसे कंपेयर करोगे, कैसे बोलोगे ये इधर है, मैक्सिमम साइड पे है, ये भी इधर है लेकिन ये आगे है ये पीछे है, ऐसा नहीं बोलते फिजिक्स में। आगे पीछे का मतलब नहीं होता है यहाँ पे, आगे पीछे यहाँ पे बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल, बराबर। क्या था, ऐसा था पहले वेव मतलब डिस्टर्बेंस पहले कहाँ पहुंचा, इसके पास पहुंचा। तो जब इसका एक चक्कर खत्म हो गया, मतलब एक ऑसिलेशन खत्म हो गया, तब इसका सेकंड ऑसिलेशन चालू हुआ है, इसका या फिर इसका, राइट।
इसका मतलब ये कहाँ पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, कहाँ पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम, लेकिन कौन सा ऑसिलेशन, सेकेंड। तो क्या लिखोगे, कितना पाई बाय टू लिखोगे, 5 पाई बाय 2, और ये क्या आएगा, 7 कैसे आएगा, उसका तो पहला ही ऑसिलेशन है ना, वेव कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट वाला ज्यादा वाइब्रेशन करेगा कि राइट वाला पहले करेगा, लेफ्ट का, राइट, करेक्ट। तो पाई बाय 2 मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम, बट द पार्टिकल इज स्टिल इन इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन। 5 पाई बाय 2 मतलब सेकंड ऑसिलेशन, 9 पाई बाय 2 मतलब थर्ड ऑसिलेशन, पक्का। 13 पाई बाय 2, और ये सारे क्रेस्ट वाले पॉइंट्स हैं। ट्रफ वाले अगर कंपेयर करोगे ट्रफ के, तो ट्रफ के आते हैं 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, 15 पाई बाय 2, 19 पाई बाय 2। ये बाय 2 वाले हो गए। तो बाय 2 वाले किसके लिए है, क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो जब तुमको दो पॉइंट्स को कंपेयर करना है तो दोनों पॉइंट के फेज का डिफरेंस निकालते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, 2 पाई, 4 पाई बाय 2, क्योंकि 5 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 मतलब 4 पाई बाय 2 मतलब कितना, 2 पाई। वापस बता रहा हूँ मैं, जो बाय 2 वाले होते हैं वो होते हैं क्रेस्ट और ट्रफ। पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, 17 पाई बाय 2, ये सारे कौन है, क्रेस्ट है, कौन है, क्रेस्ट है। और ट्रफ के कौन से हैं, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, 15 पाई बाय 2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मीन वाले सारे होते हैं पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 0, 2, 4, 6, 8। ये तब होता है जब ऑसिलेशन पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा पूरा एक चक्कर खत्म। 0 मतलब स्टार्ट हो रहा है पहला, राइट, 2 पाई मतलब पहला खत्म हो गया, 4 पाई मतलब दूसरा खत्म हो गया, 6 पाई मतलब तीसरा खत्म हो गया, 8 पाई मतलब फोर्थ खत्म हो गया। और जो ऑड मल्टीपल होते हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, मतलब वो आधे आधे चक्कर होते हैं। पाई मतलब फर्स्ट हाफ ऑसिलेशन, 3 पाई मतलब एक पूरा हो गया, दूसरा आधा है, 5 पाई मतलब दो पूरे हो गए, तीसरा आधा है। तो अभी याद रखना है इसको, एक काम का था। सो नाउ विल गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव इज प्रोपोगेटिंग। अभी ये डायरेक्टली मैंने नोट्स में डायरेक्टली लिखा नहीं है, इट इज हिडन इन योर नोट्स, कहाँ छुपा हुआ है देखा, बता देता हूँ आपको मैं। तो ऐसा है, कैसा है वो, फेज एंड फेज डिफरेंस है ना नोट्स में, उसके जस्ट ऊपर 3 पॉइंट्स है। हाँ, वो ये 3 पॉइंट्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम through which the wave is propagating, through which the wave is propagating। चलो ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग एंड इजी, सिंपल। तो जिस मीडियम में से वेव प्रोपोगेट हो रहा है उसके कुछ प्रॉपर्टीज होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हर एक मीडियम से वेव प्रोपोगेट होगा ही, ऐसा नहीं बोल सकते हो। तो द वेव, if it is propagating through a medium, that medium should possess certain properties. Property number 1, the medium should be continuous and elastic in nature, so that the medium regains its original shape after 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 removal of deforming forces। अभी deforming forces क्या बताता हूँ मैं, तो यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि ये अभी आप चैप्टर नंबर 6 में सीखोगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है बताता हूँ, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पहले से समझ लो, यहाँ ध्यान दो। नन ऑफ यू शुड बी लुकिंग एट योर नोट्स नाउ, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं मैकेनिकल वेव्स की, किसकी बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि तुमने क्या बोला, प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव इज प्रोपोगेटिंग। जिस वेव को प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है वो कौन सा वेव होता है, तो हम कौन सी वेव की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल। वेरी गुड। मैकेनिकल वेव में मीडियम इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक का मतलब क्या, पहले वो समझ लो। इमेजिन ये हमारे पास एक सॉलिड है, सॉलिड, और इसमें एटम्स है, क्योंकि कोई भी सॉलिड हो इट इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इमेजिन वी हैव अ सॉलिड, ये सब ऐसे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, बाद में हटा दूंगा ऐसे लाइंस को, वी डोंट नीड दिस, ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, आई विल रिमूव दिस।
तो ये सॉलिड है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए आपको, यू शुड नो कि सॉलिड्स में व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स। इफ यू सी सॉलिड्स में पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स दे आर पीरियोडिकली अरेंज। पीरियोडिकली अरेंज मतलब होता है हर बार इक्वल डिस्टेंस पे तुमको एक पार्टिकल देखने को मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, और डिस्टेंस भी बहुत कम है। गुड, राइट। अब इमेजिन मैंने इस पे फोर्स लगा दिया आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? ऐसा खींच लिया, क्या होगा? सोचना तो पड़ेगा, नहीं तो फिजिक्स समझ में आएगा ही नहीं। क्या होगा सोचो। हाँ, स्ट्रेच होगा, वो बाहर की तरफ स्ट्रेच होगा, अंदर दबाया तो कंप्रेस होगा, वो पता है। इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस सोचो, डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। वेरी गुड, सही है। बनाना मतलब फॉर्मेशन, बिगाड़ना मतलब डिफॉर्मेशन, बराबर। अब मैंने बाहर से जो फोर्स लगाया वो इसके शेप को बिगाड़ रहा है कि नहीं? तो जो बाहर से फोर्स लगाया इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? इसका और एक नाम है एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि तुमने बाहर से लगाया, बाहर से लगाया कि नहीं? अलग बाहर से लगाया ना, कि अंदर था? बाहर था ना ये। तो ये कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा है ये? एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। अब जैसे मैंने फोर्स लगाया बाहर की तरफ तो ये स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेच होने की वजह से पार्टिकल पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ गया, पार्टिकल पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ गया। राइट। अब दो टाइप के मटेरियल होते हैं। एक टाइप के मटेरियल में जब पार्टिकल पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ता है तो ये पार्टिकल पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कर रहा है? पार्टिकल्स को, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कर रहा है? पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स को सेपरेट मतलब दूर लेके जा रहा है। क्या कर रहा है? दूर लेके जा रहा है। और ये बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डिस्टेंस, पार्टिकल पार्टिकल मतलब एटम एटम एक दूसरे को क्या करने लग गए? क्या करने लग गए? अट्रैक्ट। क्या करने लग गए? जाने नहीं देंगे तुझे, है ना? वो बोला जाने नहीं देंगे तुझे, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो कहाँ बना? मटेरियल के अंदर की बाहर। तो इसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटरनल डैश डैश फोर्स। अभी डैश डैश से बताता हूँ बाद में। जैसे एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स था वैसे इंटरनल समथिंग फोर्स है, बताता हूँ क्या है वो। अब ऐसा है, इमेजिन इमेजिन मैंने ये और एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, हमने एक्सटर्नल फोर्स क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। क्या होगा? क्या होगा? पार्टिकल जहां थे वो अपनी जगह पे वापस जाएंगे, जाएंगे कि नहीं? हाँ। अब इमेजिन ये पानी का बॉटल था जो यहाँ रखा था, तुमने उठा के कहीं और रख दिया, तो मैंने बोला अपनी जगह पे वापस रखो। उसको बोलते हैं रीस्टोर करना। रीस्टोर करना मतलब उसकी पोजीशन को वापस वहीं पे लाना, राइट। तो जो इंटरनल फोर्स है वो क्या कर रहा है? रिस्टोर कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, करेक्ट। जिस मीडियम में एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो उसको बोलते हो इलास्टिक मटेरियल। क्या बोलते हैं उसको? एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। द मटेरियल इन विच, या फिर ऐसा बोल सकते हो, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस आर डेवलप्ड, राइट, इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। तो जिस मटेरियल में एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद अंदर इंटरनल कौन सा फोर्स डेवलप हुआ? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हो? इलास्टिक। ऐसा क्या बोलते हो? और जिसमें नहीं होता उसको बोलते हैं प्लास्टिक। जिसमें नहीं होता क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? तो एग्जाम्पल तो मैंने पहले भी दिए थे, वापस देता हूँ। ये एक पेंसिल है, पेंसिल, इस पे मैंने अगर फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया तो क्या होगा? क्या होगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब ये कि इस टाइप ऑफ मटेरियल में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ कि नहीं? नहीं। तो उसको बोलेंगे प्लास्टिक मटेरियल, बराबर। अगर रबर बैंड है, रबर बैंड या इरेजर, उसको मैंने खींच लिया और छोड़ दिया,
वापस क्या होता है, इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब ओरिजिनल शेप एंड साइज। रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रॉपर्टी, जिस मीडियम में से वेव प्रोपोगेट हो रहा है, इट शुड बी इलास्टिक एंड इट शुड बी कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस क्यों? इमेजिन ये हमारे पास रिजिड सपोर्ट था, इस रिजिड सपोर्ट पे हमने लगा दिया एक स्ट्रिंग, तो हमने एक स्ट्रिंग लगा दिया यहाँ पे, राइट, और मैं लेफ्ट से डिस्टरबेंस को भेज रहा हूँ, डिस्टरबेंस मतलब वेव को भेज रहा हूँ, है ना। और अगर ये बीच में वायर टूटा हुआ हो, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वेव जाएगा क्या? नहीं। तो इसलिए पहला प्रॉपर्टी है, द मीडियम शुड बी कंटिन्यूअस, द मीडियम मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड इलास्टिक। अब इलास्टिक क्यों बताता हूँ, एंड इलास्टिक। अब इलास्टिक क्यों ना चाहिए बताता हूँ मैं। जब तुम इस स्ट्रिंग में डिस्टरबेंस जनरेट करोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं? थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वापस से सारे पार्टिकल्स कहाँ आ जाएंगे, मेन पोजीशन पे। ऐसा होता है ना, करके देख लेना, एक रस्सी लेना, बांधना और उसको चेक करना, जग देना अप एंड डाउन एंड जस्ट स्टॉप डूइंग दैट, तो वापस से सारे पार्टिकल्स कहाँ पे आ जाएंगे, मेन पोजीशन पे। ये ऐसा होता है, अटक गए उधर ही, नहीं अटके ना। तो अभी तो मैंने बताया, जब तुमने एक्सटर्नल फोर्स हटाया, मटेरियल के अंदर कौन डेवलप हुआ, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, और उस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ने क्या किया, पार्टिकल्स को अपने जगह पे वापस ले गया। तो यहाँ पे तो ऐसा होता है, जब डिस्टरबेंस पास हो जाए, मतलब वेव पास हो जाए, तो पार्टिकल्स गो बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज मीन पोजीशन। और वैसा होना भी चाहिए, नहीं तो एक बार एक वेव पास हुआ, दूसरा वेव पास ही नहीं होगा। तो द मीडियम थ्रू विच द वेव इज प्रोपोगेटिंग मस्ट बी इलास्टिक। कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए, साथ में कौन होना चाहिए, इलास्टिक। कौन होना चाहिए साथ में, इलास्टिक। नंबर 2, यू नो व्हाट डज अ वेव डू। अब मैं भी बोल रहा हूँ, माई थ्रोट इज जनरेटिंग साउंड वेव्स। मेरा गला है ना, ये मेरा गला, तुम्हारा भी गला, मेरा भी गला, एक ही काम करता है, साउंड वेव जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? और ये जो वेव्स है, दे बेसिकली ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो द मीडियम मस्ट बी कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। द मीडियम must be capable of storing energy. The medium must be capable of storing energy and transferring it from one point to another, तो पहला प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए मीडियम का, इट शुड बी कंटिन्यूअस एंड इलास्टिक। नंबर 2, इट शुड बी कैपेबल ऑफ storing energy and transferring it from one point to another. Third point, तीसरा पॉइंट, सोचो, थिंक। मुझे पता है, यू थिंक क्या होना चाहिए। और चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। नहीं, मुझे पता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस सुना ना, तो तुमको ध्यान में नहीं आएगा कि व्हाट इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। मैं बताता हूँ। तो थर्ड पॉइंट ऐसा होगा, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम। ऐसा लिखा है ना, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम, है ना, राइट, सो दैट द ऑसिलेशंस आर नॉट डैम्प। मतलब क्या, व्हाट इज दिस, पेंडुलम है ना, झूला है, झूला यहाँ पे आए, छोड़ दिए। व्हाट डू थिंक विल हैपन आफ्टर अ व्हाइल, इट विल स्टॉप। वेरी गुड। जब तुमने बचपन में झूले पे बैठे तभी भी यही होता था, अनलेस एंड अनटिल तुम नीचे बार बार लात मार रहे हो, तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। क्यों रुकता है, सोचा नहीं, अभी सोचो। रेजिस्टेंस होता है, कौन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एयर। वेरी गुड। तो तुम एयर में से पास हो रहे हो, तो एयर अपोजेस द मोशन ऑफ योर स्विंग। तो उस केस में अगर तुम नोटिस करोगे, तो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। क्या होता है, एम्पलीट्यूड कम होता है, उसको बोलते हैं डैम्प्ड मोशन। डैम्पिंग मतलब धीरे धीरे कम होना। और जहां पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो, वहीं पे डैम्पिंग होता है। तो जैसे पेंडुलम का केस लिया, जैसे तुम झूले पे बैठते हो, उसका केस लोगे,
तो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, कम होता है ना, डैम्पिंग होता है। क्या होता है, डैम्पिंग, क्योंकि वहां पर क्या है, फ्रिक्शन है। क्या है, तो हम जिस मीडियम की बात कर रहे हैं उस मीडियम में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शन नहीं होगा तो एम्पलीट्यूड डैम्प नहीं होगा, और अगर फ्रिक्शन हुआ तो पता है क्या होगा, पता तो क्या होगा, लुक व्हाट विल हैपन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था वेयर आई वाज शोइंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ऐसा दिखा रहा था कि नहीं मैं, यस, ये था वेयर इन विच मीडियम में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए एम्पलीट्यूड हर बार क्या है, सेम है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो पता है क्या होता, ऐसा होता, मतलब एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, कम। तो जब एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन का कम हो उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, है ना। तो वो डैम्पिंग कब होता है, व्हेन देयर इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो जिस मीडियम में से हमको वेव पास करना है उसका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, निग्लिजिबल, मतलब होना ही नहीं चाहिए। सो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम, resistance of the medium must be negligible, so that the oscillations are not damped. So must be negligible so that the oscillations, मतलब amplitude of oscillation are not damped, so that the oscillations are not damped. या डैम्प्ड मोशन भी हम सीखेंगे 12th में। तो जिस मीडियम में से वेव प्रोपोगेट होना है उसके तीन प्रॉपर्टीज कौन से, इट शुड बी कंटिन्यूअस एंड इलास्टिक, सो दैट द मीडियम रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। नंबर 2, द मीडियम मस्ट बी कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एनर्जी एंड ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो वेव पता है क्या, ट्रांसपोर्ट सर्विस है। वेव इज नथिंग बट ट्रांसपोर्ट सर्विस। जैसे तुम भी बस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हो, उसको ट्रांसपोर्ट बोलते हो ना। तो बस ये मास का ट्रांसपोर्ट करता है, तुम्हारे पास मास है, तुमको बिठाता है एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ के आता है। वेव भी ट्रांसपोर्ट सर्विस है, लेकिन किसका, एनर्जी का। वो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाता है। तो द मीडियम मस्ट बी कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एनर्जी एंड ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एंड नंबर 3, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मस्ट बी निग्लिजिबल। अगर फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड कम 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 होता जाएगा, विच विल बी डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मस्ट बी negligible so that the oscillations are not damped. The oscillations are of constant amplitude. पक्का, श्योर। मैंने पहले ही बता दिया था कि साउंड चैप्टर में बहुत सारा थ्योरी है, तो थ्योरी भी तो आना चाहिए, थ्योरी एंड डेरिवेशन सब कुछ आना चाहिए आपको। अभी लास्ट चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स है जिसमें पूरा ही मैथ्स था, अभी मोस्टली थ्योरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज, इफ यू सी, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ऐसा ही है ना। उसके ऊपर एक छोटा सा टॉपिक लिखना है, दैट इज प्रोग्रेसिव वेव्स। कौन से वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स। एज आई टोल्ड यू कि ये जो 3 टाइप के वेव्स थे, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स, हम वेव्स को और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वेव्स को डिफाइन किया बेस्ड ऑन उसको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम चाहिए, तो वो कौन सा वेव, मैकेनिकल वेव। अगर वो वेव जनरेट हुआ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर दीज आर मैटर वेव्स इफ दे आर एसोसिएटेड विद मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो 3 वेव्स है, दे कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू प्रोग्रेसिव वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स। तो पहले प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है वो समझ लेते हैं। अ वेव which continuously travels in a given medium in a given direction। एक वेव जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली ट्रैवल करते ही जा रहा है उसको क्या बोलते हो, प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोलते हो उसको, और मैंने एक वर्ड यूज किया, ये वेव कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, ट्रैवल, इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव्स। क्या बोलते हैं इसको, ट्रैवलिंग वेव्स। अ वेव which continuously travels, a wave which continuously travels in a given medium in a given direction
और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, इन अ गिवन डायरेक्शन is known as progressive wave, is known as प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव नाम में, ये प्रोग्रेसिव जो प्रोग्रेस करते जा रहा है, मतलब जो चलते ही जा रहा है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। A wave which continuously travels in a given medium in a given direction is known as progressive wave। अब ये प्रोग्रेसिव वेव दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हो ट्रांसवर्स वेव और एक को बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इसके लिए यू हैव टू मेक ब्रेन मैप्स, करना ही पड़ेगा मैपिंग। पहले तो 3 टाइप्स ऑफ वेव, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैटर वेव। So these waves can be further classified into progressive waves and stationary wave. Progressive wave can further be classified into transverse and longitudinal. So progressive waves can further be classified into transverse wave and longitudinal waves. और इन दोनों वेव्स का एक साथ ही स्टडी करना है क्योंकि दे आर वेरी सिमिलर, थोड़ा थोड़ा चेंज है। और मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें मैंने प्रॉपर्टी का सीक्वेंस भी सेम रखने की कोशिश की है। अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव में कुछ दिया है तो वैसा का वैसा लॉन्गिट्यूडिनल वेव में भी दिया है। तो दैट इज व्हाई व्हाइल टीचिंग आई विल गो बोथ हैंड इन हैंड। पहले एक पॉइंट लिखूंगा ट्रांसवर्स वेव का, फिर लिखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव का। तो you know what is the meaning of transverse and longitudinal? These are Latin words. Latin ये लैटिन वर्ड्स है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर और लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है अलोंग द लेंथ, मतलब पैरेलल। गुड। तो ट्रांसवर्स वेव डिफाइन कैसे करना है, बहुत सिंपल है। ट्रांसवर्स का मतलब क्या बताया तुमको मैंने, परपेंडिकुलर, करेक्ट। तो इस केस में जिस मीडियम में से वेव पास हो रहा है, और वैसे बाय द वे जिस मीडियम में से वेव पास हो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑसिलेशंस, मतलब वाइब्रेट करते हैं। जिस मीडियम से वेव पास हो रहा है, अगर उस मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट हो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, देन सच अ वेव इज कॉल्ड एज transverse wave. A wave in which a wave in which the particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation is called as transverse wave. A wave in which particles of the medium vibrate in a direction कौन सा डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ propagation is known as which type of wave, transverse wave is known as transverse wave. Okay, direction of propagation is known as transverse wave। बस इतने लिखता हूँ मैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर वेव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अलोंग वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और मैं एक एक पॉइंट जो बोल रहा हूँ आई एम स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आगे इसको तुमको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जब यही नहीं पता होगा तो वो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम और योर टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रांसवर्स वेव में अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक्स एक्सिस है तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन या तो वाई होगा या फिर जेड होगा, वो देखेंगे कौन सा होगा बाद में। सो अ वेव in which direction of propagation, in which the particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation is called as which wave? Transverse wave. A wave in which the particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation is called as transverse wave. तो longitudinal कैसे define करोगे? A wave in which particles of the medium vibrate in a direction parallel to the direction of propagation is called as longitudinal wave. तो longitudinal wave या transverse wave दोनों ही progressive waves है।
दोनों के दोनों ट्रैवल करते हैं। गुड, क्लियर यहाँ तक। अब दोनों के प्रॉपर्टीज भी एज आई टोल्ड यू, तुमको एक ही टॉपिक करना है, तुमको दूसरा अपने आप आ जाएगा। इफ यू नो व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव, यू नो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। सिर्फ यहाँ पे परपेंडिकुलर, वहां पे पैरेलल। मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। अभी मैं कब से एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रिजिड सपोर्ट था, ये रस्सी थी, अप एंड डाउन जर्क दिया तो ऐसा कुछ बना। वेव कौन से डायरेक्शन में गया? वेव कौन से डायरेक्शन में गया? एक्स एक्सिस। और पार्टिकल कहाँ वाइब्रेट हुए? तो ये कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स। कौन सा वेव है? अब इमेजिन अच्छे से करना, बहुत काम का है ये। तो इमेजिन ये पार्टिकल्स थे एक मीडियम के, the wave is traveling along x-axis and the particles of the medium are also vibrating along x-axis. वहां पे ऐसा था, these were the vibrations and the wave was traveling along x-axis और particles were vibrating along y-axis. यहाँ पे कैसा है? x-axis. डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है? सेम, मतलब पैरेलल। उसको क्या बोलते हो? विच वेव? ये साउंड है, दिस इज साउंड। सो व्हेन आई स्पीक, व्हेन यू स्पीक, आपका थ्रोट जो वाइब्रेशन जनरेट करता है वो एयर पार्टिकल्स को सेट ऐसा करता है कि दे आर वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, राइट? तो दिस इज नथिंग बट साउंड। अभी याद रखना, पक्का? श्योर? 100%, राइट? तो प्रॉपर्टीज भी एक एक करके देखेंगे, वन बाय वन। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 डेफिनेशन ही होता है दोनों का। तुमको जो प्रॉपर्टीज लिखना है ना, है क्या अपना टॉपिक लिखा है? कैसा? प्रॉपर्टीज ऑफ लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टीज ही होता है। प्रॉपर्टीज मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच वेव्स? ट्रांसवर्स वेव्स, ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। और साथ में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कवर कर लेंगे। ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, पहला प्रॉपर्टी मतलब डेफिनेशन। इन ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन, राइट? तो देखो वही लिखा होगा, क्या लिखा है? इन ट्रांसवर्स वेव, in transverse wave particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation, okay, with सेम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। तो सारे के सारे पार्टिकल्स का पीरियड और एम्पलीट्यूड सेम होता है। अब इसका भी बहुत, ऑफ कोर्स इट हैज अ वेरी डीप मीनिंग। तो मिस्टर कैप, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, यू नो कैप किसने पहना है, ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। तो होता ऐसा है, इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड और पीरियड क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कोई भी पार्टिकल हो वो पॉजिटिव साइड पे बस यहीं तक जा सकता है, कोई भी हो, मतलब एम्पलीट्यूड क्या है? सेम। और नेगेटिव साइड पे भी यहीं तक जा सकता है। तो इफ यू सी, हर एक पार्टिकल का एक लिमिट डिसाइडेड है कि वो इस लिमिट के ऊपर या इस लिमिट के नीचे नहीं जा पाएगा। इसको बोलते हो दैट द पार्टिकल्स vibrate with same amplitude. So all the particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation with same amplitude and period. अब पीरियड सेम होना मतलब क्या बताता हूँ? विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड पीरियड। कहीं कहीं पे फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, विथ सेम फ्रीक्वेंसी। पीरियड सेम होना मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब सेम पीरियड का मतलब क्या है वो भी समझ लो। अगर ये एक पार्टिकल है, इसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 2 सेकंड लगते हैं, तो इसको भी 2 सेकंड ही लगेंगे, इसको भी
2 सेकंड ही लगेंगे, रिमेंबर दिस. So all the particles of the medium vibrate with same amplitude and period, but in a direction which is perpendicular to the direction of propagation. और इसका अगर देखोगे तो in longitudinal waves, all the particles of the medium vibrate in a direction parallel to the direction of propagation with same period and amplitude. So in longitudinal waves, all the particles of the medium vibrate in a direction parallel to the direction of propagation with same amplitude and period. Good? पक्का? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक मतलब पहला प्रॉपर्टी इज ऑलवेज अ डेफिनेशन. सिर्फ एक्स्ट्रा कुछ ऐड किया तो वो है सेम एम्पलीट्यूड एंड पीरियड. नंबर 2, व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट्स थ्रू अ मीडियम, the medium gets divided into alternate crest and trough, where crest are the regions of positive displacement and trough are the regions of negative displacement. So when transverse wave propagates मतलब passes through a medium. Propagates मतलब passes होता है through a medium. The medium gets divided into alternate crest and trough. Similarly, in case of longitudinal waves, when longitudinal wave passes through a medium, the medium gets divided into alternate compressions and rarefactions. अब ये compressions and rarefactions क्या होता है बताता हूँ. So when longitudinal waves passes through a medium, the medium gets divided into alternate compressions and rarefactions. Well, what do you mean by crest? What do you mean by trough? Crest are the points of maximum positive displacement and trough are the points of maximum negative displacement. Similarly, जब तुम longitudinal wave की बात करते हो तो होता क्या है. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. चलो एग्जांपल से ही ज़्यादा अच्छे से समझेगा. You will be able to imagine better off with the help of examples. तो पहले ऐसा सिचुएशन नहीं था. जब तक तुमने वेव पास नहीं किया, वेव को प्रोपोगेट नहीं किया, सारे के सारे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे आर एट इक्वल डिस्टेंसेस. तो ऐसा है. गुड. अब मैं लेता हूँ एक ट्यूनिंग फोर्क एक चम्मच जैसा होता है. देखा क्या कभी? यस. इट इज लाइक अ स्पून. इसके जो आर्म्स है इसको बोलते हैं प्रॉन्ग्स. क्या बोलते हैं इसको? प्रॉन्ग्स. राइट. ये ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स को तुमने ऐसा बेंच पे पटका, राइट, एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग. आउटसाइड इनसाइड वाइब्रेट होता रहता है. तो जब उसका प्रॉन्ग बाहर की तरफ मूव होगा, मतलब ऐसा मूव होगा, तो सी व्हाट विल हैपन. जैसे बाहर मूव हुआ तो इसके पास में जो एयर था उसने एयर मॉलिक्यूल को क्या किया? पुश किया. इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया. कंपेयर टू अदर रीजन्स, यहाँ पे पार्टिकल मतलब एयर के मॉलिक्यूल में डिस्टेंस क्या है? कम है. क्या है? कम. इसको बोलते हैं कंप्रेशन. क्या बोलते हैं? अब जब ये प्रॉन्ग अंदर की तरफ ऐसा गया अंदर, पहले उसने पुश किया तो डिस्टेंस कम हो गया. अब वो अंदर की तरफ गया तो डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा. तो फिर तब तक ये कंप्रेशन कहाँ गया? तब तक ये कंप्रेशन आगे बढ़ गया. सो इट ट्रैवल्स. ये आगे बढ़ गया, कंप्रेशन आगे गया. तो यहाँ पे कौन जनरेट हुआ? रेयरफैक्शन मतलब क्या होता है? जहाँ पे पार्टिकल का डिस्टेंस ज्यादा हो, सो क्या बोलते हो? रेयरफैक्शन. फिर वापस प्रॉन्ग बाहर आया, वापस उसने एयर को पुश किया, फिर क्या जनरेट हुआ? कंप्रेशन. तो ऐसा अल्टरनेट कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनते रहता है. सो व्हेन अ longitudinal wave passes, कहाँ से पास हुआ? Passes through a medium. The medium gets divided into alternate compression and rarefactions. तो rarefaction, compression,
रेयरफैक्शन कंप्रेशन चलता रहेगा ऐसा। गुड, यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो व्हेन longitudinal wave passes through a medium, the medium gets divided into alternate compressions and rarefactions. अब ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो रेयरफैक्शन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन कंप्रेशन एंड अगेन रेयरफैक्शन। Do you remember what was the definition of, if you remember, what was the definition of wavelength for a longitudinal wave? क्या था डेफिनेशन, क्या था? The distance between two successive crests or two successive troughs, or the distance between two successive particles which are in same state of oscillation is called as wavelength. अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ इसको। The distance measured along the wave, along मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रहा है वो डायरेक्शन। The distance measured along the wave between two particles which are in same state of oscillation is called as wavelength. क्या बोलोगे उसको? wavelength. दोनों केस में डेफिनेशन सेम ही है। the distance measured the distance measured along the wave मतलब in the direction of propagation. द डिस्टेंस क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस तुमने मेजर किया था, क्रेस्ट टू क्रेस्ट, ये वेव कहाँ जा रहा है भाई जाने? अरे राइट मतलब कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। और पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं? तो तुमने क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस ऐसा मेजर किया कि ऐसा किया? ऐसा। ऐसा मतलब कौन सा डायरेक्शन? मतलब प्रोपगेशन डायरेक्शन, मतलब अलोंग द वेव। तो जिस डायरेक्शन में वेव आगे जा रहा है मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, उसी डायरेक्शन में हम लोग वेवलेंथ मेजर करते हैं, वर्टिकल नहीं करते, परपेंडिकुलर नहीं करते, रिमेंबर। तो इसलिए आप बोलोगे द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द वेव, या फिर द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव बिटवीन टू पॉइंट्स which are in same state of oscillation, which are in same state of oscillation is known as wavelength. क्या बोलोगे इसको? is known as wavelength. वहां पे भी वही डेफिनेशन है जो यहाँ पे है, सेम, नो चेंज। द डिस्टेंस measured along the wave between two points which are in same state of oscillation is known as wavelength. सिर्फ यहाँ पे जो दो पॉइंट्स है सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में, या तो वो क्रेस्ट होगा या फिर वो ट्रफ होगा, और यहाँ पे या तो वो कंप्रेशन होगा या फिर वो रेयरफैक्शन होगा। तो जैसे तुम क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हो या ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस को क्या बोलते हो? वेवलेंथ। वैसे तुम यहाँ पे रेयरफैक्शन टू रेयरफैक्शन को क्या बोलोगे? वेवलेंथ। या फिर कंप्रेशन टू कंप्रेशन को क्या बोलोगे? वेवलेंथ। तो वही लिखा है, द डिस्टेंस measured along the wave between two successive points which are in the same state of oscillation, that is wavelength. सिर्फ यहाँ पे सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन के पॉइंट को बोलते हो क्रेस्ट या फिर ट्रफ, वहां बोलते हो कंप्रेशन या फिर रेयरफैक्शन। फिर यहाँ तक पक्का? अब मैंने आपको बोला था कि जो वेव्स है ये ट्रांसपोर्ट सर्विस है। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? एनर्जी। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? अभी तुमको भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो कोई तो व्हीकल लगेगा ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर बस, कुछ तो लगेगा, है ना? वैसे एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कुछ तो लगेगा। कुछ कौन? यहाँ पे इस केस में इफ यू लुक, मैंने बोला प्रॉन्ग आगे आया तो एयर पुश हुआ, तो क्या बना? रेयरफैक्शन। और प्रॉन्ग अंदर गया तो क्या बना? कंप्रेशन। तो जो पहले रेयरफैक्शन और कंप्रेशन बने थे वो कहाँ गए? प्रॉन्ग बाहर आया, क्या बना? कंप्रेशन। प्रॉन्ग अंदर गया, क्या बना? रेयरफैक्शन। फिर प्रॉन्ग बाहर आया, क्या बना? फिर क्या बना? फिर क्या बना? फिर क्या बना? तो जा कहाँ रहे? दे आर ट्रैवलिंग, राइट। तुमको भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो चलती गाड़ी में बैठोगे ना। यहाँ पे चलता कौन है? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। और इस केस में चलता कौन है? क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ
advance through a medium and are responsible for transferring energy from one point to another. तो crest and trough, तो जब एक मीडियम से ट्रांसवर्स वेव पास हो तो कौन एडवांस, कौन आगे जा रहा है? क्रेस्ट एंड ट्रफ एडवांसेस थ्रू अ मीडियम, advances through a medium and are responsible for transferring energy. तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी अपने आप नहीं जाता है, अपने आप तो लाइफ में कुछ नहीं होता, हमारे लाइफ है इनकी लाइफ, नथिंग हैपेंस ऑन इट्स ओन, देयर हैज टू बी सम रीजन बिहाइंड दैट. तो यहाँ पे भी एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अपने आप गया क्या? नहीं. ट्रांसफर में कौन लेके गया? ट्रांसफर वेव में कौन लेके गया? और यहाँ कौन ले जाएगा? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, compression and rarefactions advances through a medium and are responsible for transferring energy, for transfer of energy from one point to another. Fifth, अब ये जो दो टाइप के वेव्स है ये हर एक मीडियम से पास नहीं होते. ट्रांसवर्स वेव कैन पास थ्रू सॉलिड्स एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड्स. इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ. पानी के सरफेस पे एक ड्रॉप पत्थर को छोड़ दिया तुमने, तो सरफेस पे क्या बना? waves. अंदर बना क्या? नहीं. तो transverse wave can travel through solids and on the surface of liquids. तो transverse waves can travel through solids and on the surface of liquids, but they cannot travel through liquids and gases. बराबर. तो ट्रांसवर्स वेव सॉलिड में से पास होता है, यस, लेकिन लिक्विड के सिर्फ सरफेस पे पास होता है, अंदर से नहीं जा सकता, ओनली थ्रू द सरफेस. तो ट्रांसवर्स वेव कैन पास थ्रू सॉलिड्स एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड्स. दे कैनॉट पास थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस. इसलिए तो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, मतलब यहाँ से वहां तक साउंड जा रहा है. अगर वो ट्रांसफर होता तो फिर वही बात हो जाती, मैं जो बोल रहा हूँ तुमको सुनाई नहीं देता, क्योंकि ट्रांसफर कैन नॉट पास थ्रू गैस. एयर इज अ गैस. तुम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हो उसमें गैसेज ही तो है. कौन सा गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, वेरी गुड. ऑल्सो अदर गैसेस, ozone, etc. Anyways, and longitudinal waves can pass through all the mediums. So longitudinal waves can pass through solids, liquids and gases. बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. यू नो वी यूज इट एट वेरियस प्लेसेस ऑल्सो. टाइटैनिक डूबने का एक रीजन ये भी था, नॉट बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, बिकॉज ऑफ पर्सनल एरर. कैप्टन का ध्यान ही नहीं था. यू नो हाउ टू डूबा, पता तो होगा. आइसबर्ग. तो ऐसा है, बड़बड़ नहीं. तुम ऐसा बड़बड़ करोगे ना तो I will lose all my motivation to tell you extra things. कहाँ सिर्फ देखो, हमको क्या समझ में आया, ट्रांसवर्स वेव कहाँ से पास हो सकते हैं, और लिक्विड से सिर्फ सरफेस, बट लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन पास थ्रू ऑल द थ्री मीडियम्स. तो इसके लिए इसका यूज भी अलग अलग जगह पे होता है और बहुत इंटरेस्टिंग यूज है. तो पता है हर एक शिप में नीचे एक इको साउंडर होता है. इको भी सीखोगे इसमें, है ना. इको पहाड़ के पास जाके चिल्लाते हो खुद का नाम, फिर सुना जाता है. दैट इज इको. द रिपीटेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज इको, है ना. बराबर. अब यहाँ पे भी इको इफेक्ट यूज होता है टू मेजर द डिस्टेंस टू समथिंग. तो यहाँ पे एक आइसबर्ग था, यहां से निकला साउंड वेव, और साउंड वेव कैन ट्रैवल थ्रू. इसलिए
लॉन्गिट्यूडनल जो है साउंड वेव यूज किया। तो जब यहाँ से साउंड निकला तब घड़ी चालू हुई, टिक 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 टिक, रिफ्लेक्ट होके वापस आया, ये टिक टिक बंद हो गया। मतलब समझ में आ गया कितना टाइम लगा जाने में और आने में, द टाइम इट टेक्स टू गो एंड कम बैक। मान लेता हूँ डिस्टेंस डी है, कितना डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, जाना और आना कितना हो गया, 2d। व्हाट इज वेलोसिटी बाय द वे, distance upon time, distance upon, और velocity of sound in water is already known to us। तो distance कितना होता है फिर, velocity into time। तो distance ऐसा find कर सकते हो, you can find out distance with the help of velocity into time। तो नीचे एक इको साउंडर होता है, बाय द वे ये इको साउंडर मछली पकड़ने के भी काम में आता है। जो फिशरमैन होते हैं ना, उनको कैसे पता कि वहां पे मछलियों को ढूंढ रहे हैं, तो दिस इज व्हाट दे डू, दे पुट साउंड वेव्स गो एंड कम बैक। तो उनको समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली कितने टाइम के बाद वापस से साउंड रिफ्लेक्ट होके आया। वो साउंड हम सुनाई नहीं, हमको नहीं सुनाई देता, नहीं तो बोला कि हमको तो नहीं सुनाई दिया, हमको 20 से 20,000 हर्ट्ज सुनाई देता है, ना उसके ऊपर ना उसके नीचे, राइट। तो वो मशीन होता है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम से क्या मिल गया, डिस्टेंस, बराबर है यहाँ तक, पक्का। डिस्टेंस को डिवाइड बाय 2 कर लिया क्योंकि डबल डिस्टेंस है। तो ये जो कैप्टन साहब थे उनका ध्यान ही नहीं, जब तक ध्यान गया तब तक बहुत पास में आ गए, टर्न मार भी लिए तो पिछला बार जाके आइसबर्ग से टकरा गया। साथ में वो तो गए, बोट भी गई, साथ में बहुत सारे लोग भी गए, अनफॉर्चुनेट। तो साइंस, ह्यूमन एरर, पर्सनल एरर कभी कभी बहुत खतरनाक होता है, गुड, राइट। एंड ऑफ कोर्स सिर्फ यहाँ इसका यूज नहीं है, बाकी जगह पे भी है, बताता हूँ कहाँ पे है। जो बड़े बड़े प्लेन्स बनते हैं, एरोप्लेन्स हो गए, शिप हो गए, हैव यू एवर थॉट इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है वो, उसमें इतने बड़े बड़े पार्ट्स हैं, विंग्स है, कभी विंग में क्रैक आ गया तो फिर किसी चैनल पे डॉक्यूमेंट्री बनेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एक्सीडेंट। तो पता कैसे लगता है, हम कैसा माइक्रोस्कोप लेके घूमेंगे, हाँ इधर क्रैक है, तो उससे नहीं होता वो। तो व्हाट दे डू इज द सेम थिंग, यहाँ पे वो साउंड वेव भेजते हैं, यू सी, जहाँ पे क्रैक है वहां से साउंड जल्दी रिफ्लेक्ट होके आएगा, और जहाँ नहीं है वो नीचे तक जाएगा और फिर रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो जिस पार्ट से साउंड जल्दी रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, मतलब इको जल्दी आ रहा है, वहां पे कुछ तो गड़बड़ है, दया गड़बड़ पता लगाओ। सिर्फ यहाँ पे नहीं, मेडिकल पर्पसेस सुना है क्या, अल्ट्रासाउंड सुना है, सोनोग्राफी, नाम में ये है अल्ट्रासाउंड, उसका नाम ही है अल्ट्रासाउंड, बिकॉज साउंड वेव्स आर नॉट दैट हार्मफुल। बाकी वेव्स नहीं यूज कर सकते हो, तो यू हैव टू यूज समथिंग विच इज नॉट हार्मफुल। तो अल्ट्रासाउंड मतलब सोनोग्राफी में यूज दिस साउंड वेव, दे गो, दे कम बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, और उससे एक पूरा पिक्चर तैयार होता है। गुड, यहाँ तक क्लियर। तो सिंस दे कैन ट्रैवल थ्रू ऑल द 3 मीडियम्स, तो दैट इज वाई इनके एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, हेलो, व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 6? हाँ, चलो ठीक है, मेरे को तो सिर्फ इतना समझ में आया कि वो तो डेंसिटी बोला किसी ने। तो when transverse wave passes through a medium, there is no change in pressure and density at any point of the medium. So when, अभी इसका मतलब ही बताता हूँ, when a transverse wave, when a transverse wave passes through a medium, passes through a medium, there is no change, there is no change in pressure and density at any point of the medium. Pressure and density at any point of the medium.
अभी आपको ये तब समझेगा जब आपको इन रियलिटी प्रेशर और डेंसिटी का मतलब पता हो। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक डेंसिटी ऑफ मुंबई इज मोर या फिर हमारे सिटी का ज़्यादा है? मुंबई, राइट? क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूनिट एरिया में 1 किलोमीटर स्क्वायर में ज़्यादा लोग रहते हैं, हमारे यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर में कम लोग रहते हैं। मतलब डेंसिटी हैज समथिंग टू डू विद द डिस्टेंस ऑफ टू पार्टिकल्स, बराबर? करेक्ट। तो जब ट्रांसफर से पास हो रहा है, पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो रहा है, कहाँ चेंज हो रहा है? सिर्फ पार्टिकल अपने जगह पे ही क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट अप एंड डाउन, राइट? बाकी इफ यू सी, किसी भी पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग एट देयर ओन पोजीशन। वो एक दूसरे के पास में आए क्या? नहीं, राइट? तो जब पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस चेंज नहीं हो, वहां पे प्रेशर और डेंसिटी क्या होता है? सेम। क्या होता है? इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, when a transverse passes through a medium, there is no change in the pressure and density at any point of the medium. What about longitudinal waves? When a longitudinal wave passes through a medium, there are variations. There are variations in pressure and density. There are variations in pressure and density at all the points, basically at all the points of the medium. अब ऐसा है, जहां पे कंप्रेशन बना, यू सी कंप्रेशन में पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस क्या है? कम है, तो प्रेशर एंड डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे एट कंप्रेशंस द प्रेशर एंड डेंसिटी इज मोर एंड एट रेयर फ्रैक्शन इट इज लेस। तो जब एक मीडियम में से ट्रांसवर्स वेव पास हो, तो प्रेशर एंड डेंसिटी एट ऑल द पॉइंट्स इज सेम, देयर आर नो चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। लेकिन जब लॉन्गिट्यूडनल वेव पास हो, तो प्रेशर एंड डेंसिटी क्या होता है? चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। जहाँ पे कंप्रेशन है वहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी ज्यादा है, और जहाँ पे रेयर फ्रैक्शन है वहाँ पे कम है। पक्का? गुड। अब एक 7वां पॉइंट है जिसके तुमको पहले पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन। बताता हूँ पोलराइजेशन का मतलब। तो यहाँ ध्यान दो, अगेन इंटरेस्टिंग थिंग, 12th में सीखोगे डिटेल में। हमारे पास बस 8 ही मिनट है, और 8 मिनट से ज़्यादा हमको ज़रूरत भी नहीं है। कंडीशनल, इफ यू पे अटेंशन। तो ऐसा है, इमेजिन यू हैव अ रिजिड सपोर्ट। अभी थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। एक रस्सी बांध दी हमने दीवार पे, और वी आर वाइब्रेटिंग द स्ट्रिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो वाइब्रेशन यहाँ पे अप डाउन भी है, वाइब्रेशन यहाँ पे साइड बाय साइड भी है, और इन बिटवीन भी है। हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन है। इसको बोलते हो अनपोलराइज्ड वेव। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और अगर मैंने समहाउ सिर्फ एक प्लेन के वाइब्रेशन को रखा, बाकी सबको हटा दिया, सिर्फ एक प्लेन के वाइब्रेशन को रखा और बाकी सबको हटा दिया, तो उसको बोलते हैं पोलराइज्ड वेव। क्या बोलते हैं? सो अ वेव इन विच द वाइब्रेशंस आर इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स इज नोन एज unpolarized wave. And if a wave in which vibrations are only in single plane, such a wave is called as polarized wave. So transverse waves can be polarized. तो ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज करना पॉसिबल है, और ये अच्छा भी है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये धूप के दिन में देखता हूँ, मैं खुद भी यूज करता हूँ, मे बी आई ऑल्सो यूज इट। बहुत लोग गॉगल पहन के आते हैं। वाई? अच्छा दिखने के लिए नहीं, वो तो एड ऑन है, ठीक है, यू लुक गुड, ओके फाइन। व्हाई डू यू वियर सनग्लासेस? To reduce the intensity of sunlight. You know what is sunlight? Transverse wave, electromagnetic wave. और फॉर्चुनेटली इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है। फिर तुमने गॉगल पहन लिया, वो गॉगल, उसको बोलते हो पोलराइजर। वो क्या करता है? वो सिर्फ एक प्लेन के वाइब्रेशन को पास होने देता है, बाकी सबको ब्लॉक करता है। क्या करता है? तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? कम। तो ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन पॉसिबल है, इसी के लिए सनग्लासेस पहनने के बाद इंटेंसिटी क्या होता है? कम। इसलिए आपको थोड़ा रिलैक्स लगता है कि अभी ज़्यादा धूप नहीं आ रही आंखों में। करेक्ट? तो फॉर्चुनेटली
transverse waves can be polarized. Transverse waves can be polarized. Transverse waves can be polarized. मैं वापस बता देता हूँ एक बार. If a wave has vibrations in all possible planes, such a wave is called as unpolarized wave. And if we can restrict the vibrations of other plane and allow vibrations of only one plane to pass through, such a wave is called as polarized wave. And transverse wave can be polarized. मतलब ट्रांसवर्स वेव का इंटेंसिटी कम करना पॉसिबल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का नहीं है. ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड. और वो क्यों नहीं, वो बाद में देखेंगे, वो 12th में है. सो अभी के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू नो transverse wave can be polarized and longitudinal waves cannot be polarized. One last point, जिस मीडियम से ट्रांसवर्स वेव को पास करना है, दैट मीडियम शुड possess elasticity of shape. और ये elasticity of shape क्या होता है, elasticity of volume क्या होता है, वो चैप्टर नंबर 6 में आएगा आपको, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. अभी याद रखना है, जिस मीडियम से कौन से वेव को, ट्रांसवर्स वेव को पास होना है, दैट शुड हैव इलास्टिसिटी ऑफ शेप. अभी बताया था, मीडियम मस्ट पॉसेस इलास्टिसिटी. इसका मतलब जब आप एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हो, द मीडियम शुड रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. तो जो क्रेस्ट वाला पॉइंट है वापस कहाँ जाना चाहिए, मीन पे. ट्रफ वाला भी कहाँ जाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ शेप. जिस मीडियम में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होते हैं, वहाँ पे उस मटेरियल के पास क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ शेप. मतलब the body or the medium will regain its original shape and size after the removal of external forces. So for a medium to transfer which waves, transverse wave, it should possess elasticity of shape, and here it should possess elasticity of volume. For longitudinal wave, the medium must possess elasticity of volume, elasticity of good. बाकी का कल देखते हैं.